माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्रयाग ITI चैनल। हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग कुछ MCQ सॉल्व कर रहे थे, उसी को हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। तो मैंने आपको इसमें कई टाइप के डैम्पिंग और कई टाइप के कौन कौन सी कंट्रोलिंग टॉर्क यूज करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो इसमें दो तरह के इंस्ट्रूमेंट भी बताए थे, एक एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट मतलब कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, जिसमें तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंडिकेटिंग टाइप, इंट्रीगेटिंग टाइप और रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये सारी चीजें किस में आती हैं? इंस्ट्रूमेंट में आती हैं। अब हम इंस्ट्रूमेंट में मेजर करेंगे तो उसमें एरर भी होगा। एरर होगा मतलब कि उसका ट्रू वैल्यू कुछ होगा, कुछ मेजर वैल्यू आएगा, तो दोनों के बीच की वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? एरर बोलते हैं। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन में ट्रू वैल्यू इंटू 100 इज इक्वल टू एरर या फिर इज इक्वल टू एक्यूरेसी भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको बता चुके थे। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत ऊर्जा की खपत नापने की सर्वोत्तम विधि क्या है। मतलब कि आपके घरों में कितना वॉट यूज किया, कितना लोड है, उसको नापने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है। तो क्वेश्चन देखिएगा, वैद्युत ऊर्जा की खपत नापने की, वैद्युत ऊर्जा की खपत नापने की सर्वोत्तम विधि क्या है। सर्वोत्तम विधि क्या है? वैद्युत ऊर्जा की खपत नापने की सर्वोत्तम विधि पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिएगा, पहला दिया हुआ है वोल्ट मीटर और अमीटर, वोल्ट मीटर एंड अमीटर, वोल्ट मीटर अमीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है? वॉट मीटर, वॉट मीटर दिया हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है हमारा? वोल्ट मीटर और अमीटर। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? वॉट मीटर दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी मीटर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीटर। तो वैद्युत ऊर्जा की बात कर रहा है। ठीक है, तो वैद्युत ऊर्जा आपको पता है कि पावर और एनर्जी दो चीजें हुई। पावर की यूनिट क्या हुई? किलोवाट हो गई। और अगर हम उसमें एनर्जी की बात करेंगे तो उसमें टाइम भी जुड़ जाएगा, मतलब कि किलोवाट आवर, वो क्या हो गई? हमारी एनर्जी की यूनिट हो गई। तो इस तरह से अगर वोल्टमीटर और अमीटर की बात करें तो देखिए, हम आपको सीक्वेंस से बता रहे हैं। वोल्टमीटर से हम लोग क्या मेजर करेंगे? वोल्टेज मेजर करेंगे। और इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे? सर्किट के पैरेलल में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? सर्किट के पैरेलल में जोड़ते हैं। फिर हमारा अमीटर हो गया, अमीटर से हम लोग करंट मेजर करते हैं और इसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं? सर्किट के सीरीज में जोड़ते हैं। इसके बाद और हमें हाई वैल्यू की करंट या हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस को मेजर करना होगा, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? अगर हाई वैल्यू की करंट को मेजर करना होता है तो क्या यूज करते हैं? करंट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। और भी अगर हमें हाई वैल्यू को मेजर करना होता है तो उसके लिए हम लोग मल्टीप्लायर यूज करते हैं। और ये मल्टीप्लायर जो होता है वो सर्किट के पैरेलल में लगाया जाता है। बहुत ही कम वैल्यू की मान को लगाते हैं, बहुत ही कम वैल्यू का एक रेजिस्टेंस सर्किट के पैरेलल में जोड़ देते हैं, जिसको हम लोग मल्टीप्लायर कहते हैं। और उससे भी हाई वैल्यू की करंट को मेजर कर लेते हैं। अगर वोल्टमीटर में हमें यूज करना है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। मतलब कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। मतलब ये हम लोग कैसे यूज करेंगे? सर्किट के पैरेलल में यूज करेंगे। किस लिए यूज करेंगे? हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अगर उससे भी ज्यादा हमें हाई वोल्टेज को मेजर करना है तो उसके लिए हम लोग एक अधिक मान के रेजिस्टेंस को यूज करेंगे, जो कि वोल्टमीटर के सीरीज में जुड़ा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सीरीज मल्टीप्लायर कहते हैं, या फिर शंट मल्टीप्लायर भी शंट मल्टीप्लायर कहते हैं, जो कि वोल्टमीटर के सीरीज में जुड़ा होता है और उसकी वैल्यू जो होती है वो हाई होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं?
वोल्ट मीटर को सर्किट के पैरेलल में लगा के या फिर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज करके। जैसे जैसे हम आपको इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं वैसे वैसे वो हाई वोल्टेज या हाई करंट की वैल्यू को मेजर करता रहेगा। क्लियर है? अब आगे देखिए, अगर वॉटमीटर मेजर करना, अगर हमें वॉटमीटर है हमारे पास में, तो वॉटमीटर से क्या मेजर कर सकते हैं? पावर मेजर करेंगे। अब पावर एक्टिव हो, रिएक्टिव हो, एपरेंट हो, कोई भी पावर हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या मेजर करेंगे? वॉटमीटर से पावर को मेजर करेंगे। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है किलो वॉट, या फिर हम लोग इसको वॉट में भी मेजर करते हैं, किलो वॉट या वॉट किसी में भी मेजर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर से हम लोग क्या मेजर करेंगे? एनर्जी मेजर करेंगे। और जब हम किलो वॉट के साथ आवर की भी बात करेंगे, मतलब कि एच की बात करेंगे, घंटे की बात करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट की बात करेंगे, तो वहां पर हमेशा एनर्जी मीटर यूज होगा। अब आपको पता है कि एनर्जी मीटर में कई तरह के दोष पाए जाते हैं, जैसे हमारा क्रीपिंग एरर हो गया, फ्रिक्शन एरर हो गया। आपको पता है कि जब डिस्क जो होती है वो ऐसे ऐसे रोटेट करने लगती है, रोटेट करती है, तो ये क्या होता है कि जब वैल्यू बंद हो जाती है, मतलब कि मेजर करने लगती है, तब पे ये क्या होती है कि ये डिस्क रुकती नहीं है और ऐसे ऐसे रोटेट करती रहती है। तो इस डिस्क को ना रुकने की वजह से हमें एक्यूरेट, हालांकि अब तो डिस्क वाले एनर्जी मीटर आते ही नहीं है, ये तो बहुत पहले की बात है। अब तो डिजिटल सारी चीज हो गई हैं जो सामने सामने वैल्यू को शो कर देती हैं, बट अभी भी बुक में हमें यही पढ़ाया जाता है और हमारे एग्जाम में यही आता है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो डिस्क होता था ना, जो एनर्जी मीटर पहले घर के बाहर लगे होते थे, उसमें एक डिस्क लगा होता था, वो 360 डिग्री एंगल पे ऐसे रोटेट करता रहता था। अब हमें उसकी एक्यूरेट वैल्यू को मेजर करने के लिए, मेजर करने में दिक्कत होती थी। क्यों? क्योंकि उसमें जब टॉर्क लग जाता तो वो वैल्यू पे, एक्यूरेट वैल्यू पे रुकता ही नहीं था, वो डिस्क धीरे 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 ऐसे चल, तो एरर आ जाता था। अब एरर आएगा तो कंज्यूमर का पैसा बढ़ेगा, अब कंज्यूमर का पैसा बढ़ेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, यूनिट्स बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या किए कि इसके दोनों साइड पे दो छिद्र कर दिए, दो होल कर दिए। इस होल्स के करने को, और देखिए ये जो डिस्क धीरे धीरे रोटेट कर रहा है ना, इसी को हम लोग क्रीपिंग एरर करते हैं। और क्रीपिंग एरर को दूर करने के लिए हमने इस डिस्क के दोनों साइड पे दो छेद कर दिया, दो होल कर दिया। इससे क्या होगा कि डिस्क अपनी एक्यूरेट वैल्यू पर रुक जाएगा और कोई भी एरर नहीं होगा। तो ये एरर हो गया। इसके बाद भी बहुत सारे एरर होते हैं, फेस सीक्वेंस एरर होता है, इसके लिए हम लोग फेस सीक्वेंस कॉइल भी यूज करते हैं। जब पिछले वीडियो में मैंने एनर्जी मीटर पढ़ाया था कंस्ट्रक्शन, उसमें दो कॉइल बताई थी, एक ऊपर होती है जिसको हम लोग सीसी कहते हैं, और एक ऊपर होती है जिसको हम लोग, सॉरी ये वाली हमारी पीसी है और ये वाली हमारी सीसी है। तो यहाँ पर जो होता है वो ऐसे ऐसे करके कॉइल लपेट दिया जाता है और यहीं पर एक ब्रेकिंग मैग्नेट भी लगाते हैं जो कि परमानेंट कॉइल का बना होता है। और यहाँ पे डिस्क होता है, सॉरी यहाँ पर क्या होता है कि डिस्क होता है। जैसे जैसे इस ब्रेकिंग मैग्नेट को डिस्क के पास ले आते हैं, डिस्क का घूमना कम हो जाता है, और जैसे जैसे इस ब्रेकिंग मैग्नेट को डिस्क के दूर ले जाते हैं, ये स्पीड से घूमने लगती है। ये सारी एरर मैंने आपको बताया था। इसको भी दूर करने के लिए हम लोग कॉइल लगाते हैं जो कि हाई वैल्यू की होती है, जिससे कि हम इसको दूर कर पाते हैं। तो इस तरह से कई सारे एरर होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको क्या बता रहे थे कि एनर्जी मीटर जो होता है, जब आवर का हम लोग प्रयोग करेंगे तो वहां पे बात किसकी करेंगे? एनर्जी मीटर की करेंगे। और फ्रीक्वेंसी मीटर तो सिंपल सी बात है कि इससे हम लोग फ्रीक्वेंसी ही मेजर कर सकते हैं और कुछ मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके वैद्युत ऊर्जा की खपत नापने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है? एनर्जी मीटर है। हम एनर्जी मीटर से ही वैद्युत ऊर्जा में कितनी यूनिट्स चली हैं उसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ओम मीटर को उपयोग में लाने से पूर्व यह आवश्यक है कि, देखिए ओम मीटर को प्रयोग में लाने से पूर्व ओम मीटर के उपयोग में, ओम मीटर के उपयोग में लाने से पूर्व
आवश्यक है कि ओम मीटर को उपयोग में लाने से पूर्व आवश्यक है कि, अब क्या क्या शर्तें हैं देखिएगा, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। उसकी प्रोब्स को शॉर्ट सर्किट कर ले, सॉरी ऑप्शन ए है उसकी प्रोब्स को शॉर्ट सर्किट कर ले, मतलब कि शॉर्ट सर्किट कर दे उसकी प्रोब्स को। उपयुक्त माप सीमा का चयन कर ले, कहाँ तक हमें मेजर करना है ये हम देख लें। उपयुक्त माप सीमा का चयन कर ले। नेक्स्ट है ऑप्शन सी दिया हुआ है, संकेतक को मतलब कि पॉइंटर को शून्य प्रतिरोध हेतु समायोजित कर लें। संकेतक मतलब कि पॉइंटर को शून्य प्रतिरोध हेतु समायोजित कर लें। पॉइंटर को शून्य प्रतिरोध हेतु समायोजित कर लें। ऑप्शन डी दिया हुआ है उपरोक्त सभी। अब देखिए आप लोग यूज किए होंगे जब लैब में कभी भी मल्टीमीटर यूज किया ही होगा आपने और देखा ही होगा। तो आईटीआई वालों को तो स्पेशली प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे या प्राइवेट जॉब लगे, आपसे काम हमेशा प्रैक्टिकली ही कराया जाता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी जाते हैं तो भी आपको सब स्टेशन पे बताया जाएगा। एसएसओ बनते हैं आप लोग तो वहाँ पे भी आप लोग को ये सारी चीज़ें चेक करनी ही पड़ती हैं। अगर प्राइवेट में जाएंगे तब तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर कभी भी आप ओम मीटर यूज कर रहे हैं, ओम किसकी यूनिट होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम रेजिस्टेंस मतलब कि ओम मीटर का प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या क्या उसका चेक कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि उसकी प्रोब्स को शॉर्ट सर्किट कर दें। अगर उसकी प्रोब्स को शॉर्ट सर्किट नहीं करेंगे तो कभी भी हमारे इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी सही नहीं आएगी, मतलब कि हमेशा उसमें एरर आएगा। वो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, उसका पॉइंटर नहीं रुकेगा एग्जैक्ट वैल्यू पे, तो एक्यूरेसी सही नहीं आएगी, एरर ज़्यादा आएगा। तो इसीलिए कभी भी अगर ओम मीटर को हम यूज करने जा रहे हैं तो उसके प्रोब्स को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर लेंगे, यानी कि उसको शॉर्ट कर देंगे। उसके बाद उपयुक्त माप सीमा का चयन कर लेंगे, मतलब कि हमें 100 ओम तक नापना है तो हम इस पॉइंटर को यहाँ पर ले आके फिक्स कर सकते हैं, या फिर हमें यहाँ पे 200 ओम तक नापना है, मतलब कि हम कितनी मेरी मेजरिंग कैपेबिलिटी है उस हिसाब से हमेशा उपयुक्त माप सीमा का चयन कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि पॉइंटर को शून्य प्रतिरोध हेतु समायोजित करते हैं। शून्य प्रतिरोध मतलब आप लोग समझ रहे हैं जीरो रेजिस्टेंस। किसको करना है हमें कि अगर कोई भी स्केल है हमारे पास में तो वो जीरो से ही शुरू होगी। ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो जो भी पॉइंटर अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये मान लीजिए कि अगर हम लोग पॉइंटर यूज कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये पॉइंटर जो होता है वो जीरो से स्टार्ट हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो वैल्यू दी रहेगी वो, अगर पॉइंटर मान लीजिए हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ और हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट तो हमें ये 0 पॉइंट से करना है, बट अगर हमारा पॉइंटर यहाँ से मान लेते हैं स्टार्ट हो गया तो ये जो बीच का गैप है ना, इसमें एरर आपको पता है कितना आ जाएगा, 0.5 करके एरर आ जाएगा। और इससे क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा सिस्टम में एरर होगा, बहुत ही ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट में एरर आएगा और उसकी एक्यूरेसी बहुत ही बेकार हो जाएगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो पॉइंटर हम यूज कर रहे हो ओम मीटर के लिए वो जीरो से स्टार्ट हो, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हो। ऐसा नहीं है कि वो पॉइंट छोड़ के स्टार्ट होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, मतलब कि ऑल ऑफ दिस। तो किसके लिए हम बात कर रहे थे, ओम मीटर के लिए बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्या दिया हुआ है, ऊर्जा मापी में के एल्यूमिनियम चकती में छिद्र बनाने का प्रयोजन क्या है। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, एनर्जी मीटर में किसकी बात कर रहा है, एनर्जी मीटर में डिस्क में, एनर्जी मीटर के डिस्क में छिद्र करने का, दोनों साइड उसके छिद्र किया जाता है, छिद्र करने का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य क्या है। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है कि यंत्र प्रतिरोध को घटाना, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट रेजिस्टेंस को घटाना। इससे हमें क्या मतलब है, रेजिस्टेंस से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। इंस्ट्रूमेंट रेजिस्टेंस को घटाना, हम रेजिस्टेंस को क्या घटा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हम जितने ओम का रेजिस्टेंस यूज कर लिए वो रहेगा ही रहेगा। या तो हम सीरीज और पैरेलल में और रेजिस्टेंस जोड़ें, अगर हमें घटाना है तो पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस जोड़ें हम, तब तो वैल्यू घट जाएगी, और अगर बढ़ाना है तो सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ दें। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, छिद्र कर रहे हैं। तो अगर छिद्र कर रहे हैं तो हम लोग इससे क्या फायदा होगा, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, फ्रिक्शन का तो रिलेशन ही नहीं है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, क्रीपिंग फॉल्ट को दूर करने के लिए, क्रीपिंग फॉल्ट को दूर करने के लिए। तो देखिए फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन मतलब कुछ नहीं, हम अमीटर के डिस्क की बात कर रहे हैं और डिस्क रोटेट हो रही है, उसमें क्या हुआ कि वो डिस्क जो है वो अपनी एग्जैक्ट वैल्यू पर रुक नहीं रही है, प्रॉब्लम ये है। तो उससे फ्रिक्शन का कोई मतलब नहीं है। वहां पे हम लोग एक, अभी हम अभी बताया भी है, फिर से भी रिपीट कर रहे हैं कि वहां पर एक दोष होता है जिसको क्रीपिंग एरर कहते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, क्रीपिंग एरर को दूर करने के लिए, क्रीपिंग एरर को दूर करने के लिए, क्रीपिंग एरर को दूर करने के लिए। और ऑप्शन डी दिया हुआ है, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो अभी हम समझाए थे आपको कि ये हमारा मान लीजिए कि डिस्क है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर एक पॉइंटर लगा हुआ था और इस पॉइंटर से रिलेटेड ये हमारा स्केल था। ये डिस्क जो थी वो जब पॉइंटर एग्जैक्ट वैल्यू दिखा रहा था तो डिस्क अपने मान पर, मतलब कि अपनी वैल्यू पर रुक नहीं रही थी, वो हल्का हल्का उसमें ऐसे ऐसे करके रोटेशन था, मतलब कि हल्की हल्की वो ऐसे करके रोटेट हो रही थी, फिर वो धीरे धीरे करके पीछे आ रही थी, फिर आगे, वो वैल्यू रुक नहीं रही थी। आपको पता है कि साइकिल का पहिया रोकने के लिए तुरंत ब्रेक लगाना पड़ता है, अगर ब्रेक ना लगाया जाए तो वो धीरे धीरे एक समय थोड़ी दूर जाने के बाद या एक समय आने के बाद रुकता है, वो तुरंत नहीं रुकता, इसीलिए ब्रेक लगा देते हैं। जब ब्रेक लगाते हैं तो तुरंत पहिया रुक जाता है। इसी तरह से इसमें भी ये डिस्क जो है वो तुरंत नहीं रुक रही थी, उसमें थोड़ा थोड़ा सा मोशन हो रहा था। तो इस मोशन के कारण वैल्यू जो थी वो बढ़ जा रही थी। अब क्या है कि यहाँ पे हमें पॉइंटर था, ठीक है, यहाँ पे पॉइंटर की वैल्यू शो हो रही थी और यहाँ पर पॉइंटर पहुंच गया, तो ये जो ये गैप आया ना, इससे क्या है कि ये गैप देखने में भले छोटा है लेकिन 0.5 ऐसे करके बड़ा गैप, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए इतना एरर बहुत बड़ी बात होती है, मतलब कि वो बिल्कुल भी एक्यूरेसी नहीं दिखा रहा। आप सोचिए, बात हम यहाँ पे एनर्जी मीटर की कर रहे हैं, जो घर के बाहर हमारे यूज किया जाता है, जब कंज्यूमर का एनर्जी मीटर एक्यूरेट वैल्यू नहीं दिखाएगा तो इसका मतलब कि उसकी कितनी यूनिट्स बढ़ जाएंगी, यूनिट्स बढ़ेगी मतलब कि पैसा बढ़ता जाएगा। तो अगर पर मंथ यही होता रहेगा तो कैसे होगा, जितना हम यूज कर रहे हैं हम उतने की ही तो पे करेंगे ना। तो इसीलिए इसका में जो एरर आ रहा था उसको कम करने के लिए, या हम ये कहें कि इस डिस्क को एग्जैक्ट वैल्यू पे रोकने के लिए इसके दोनों तरफ एक ऐसे डिस्क में छिद्र कर देते हैं। इस छिद्र से क्या होता है कि ये जब एक्यूरेट वैल्यू पे पहुंचती है तो
डिस्क में रोटेशन नहीं होता है और रोटेशन ना होने के कारण डिस्क अपने एग्जैक्ट वैल्यू पर रुक जाती है। तो उसी दोष को हम लोग क्या कहते हैं, क्रीपिंग एरर कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा, ये जो है ना, ये जो डिस्क है ये बिना लोड पे भी घूमती रहेगी और लोड रहेगा तब भी घूमती रहेगी। जब लोड हट जाएगा तब भी घूमेगी, नहीं रहेगा तब भी। नो लोड ऑफ लोड, दोनों ही कंडीशन में ये डिस्क रोटेट करती रहेगी। अब नो लोड का भी हम पैसा देंगे और जब लोड लगाएंगे तब भी पैसा देंगे। यूनिट बढ़ेगा तो कंज्यूमर के पास बिल तो आएगा ही ना, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इसी वजह से जब लोड ना रहे तो वो अपने प्लेस पर वैल्यू देती रहे, मतलब कि वो जीरो पर रहे। इसी वजह से हम लोग दोनों तरफ छिद्र कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि किसी ऊर्जा मापी के फेज तथा न्यूट्रल संयोजनों को अंततः बदल दिया जाए तो यदि किसी एनर्जी मीटर के फेज तथा न्यूट्रल के कनेक्शन को न्यूट्रल कनेक्शन को अंततः बदल दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, कोई भी एमीटर है उसके फेज और न्यूट्रल के कनेक्शन को बदल दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन सुनेगा, ऑप्शन दिया हुआ है। चक्ति की घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं होगी। चक्ति मतलब डिस्क की रोटेशन परिवर्तित नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। डिस्क की रोटेशन परिवर्तित हो जाएगी। डिस्क की रोटेशन परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। डिस्क रुक जाएगी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। डिस्क की रोटेशन पीरियड कम हो जाएगा। सही है। तो देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी एनर्जी मीटर के फेज और न्यूट्रल के कनेक्शन को चेंज कर दे रहे हैं, किसके, डिस्क के, तो क्या होगा। डिस्क की मैंने आपको बताया था कि डिस्क, यहाँ पे अगर डिस्क लगा हुआ है ना तो यहाँ पर एक ब्रेकिंग मैग्नेट भी लगा होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेकिंग मैग्नेट कहते हैं। और जब इस ब्रेकिंग मैग्नेट को डिस्क के समीप ले आते हैं तो डिस्क तेजी से घूमने लगता है और जैसे ही इस ब्रेकिंग मैग्नेट को दूर ले जाते हैं डिस्क से तो डिस्क की रोटेशन जो होती है वो स्लो हो जाती है। तो हम डिस्क की कम और ज्यादा को कंट्रोल किससे कर रहे हैं, ब्रेकिंग मैग्नेट से कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है कि डिस्क की रोटेशन परिवर्तित हो जाएगी। मतलब अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर क्या कह रहा है कि डिस्क की रोटेशन परिवर्तित नहीं होगी। पर अगर हमने कनेक्शन को चेंज किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्क की रोटेशन जो है वो परिवर्तित हो जाएगी। रुकेगी नहीं। रुकेगी क्यों, क्योंकि उसे तो मिल रहा है ना, सप्लाई मिल रहा है, बस उसके कनेक्शन को चेंज कर दिया गया है। तो कनेक्शन चेंज होगा तो उसके घूमने की दिशा भी चेंज रहेगी। और यही चीज आप लोग मशीन में भी पढ़ते हैं। कोई भी हमारे पास शंट मोटर है, सीरीज मोटर है, शैडेड पोल है, रिपल्सन मोटर है, कोई भी मोटर है, जब हम उसके या तो आर्मेचर और या तो फील्ड दोनों के अगर कनेक्शन को चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा कि वो रोटेट करेगा, लेकिन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दूसरे डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा।
यही चीज़ हम लोग मशीन में भी पढ़ते हैं, यही चीज़ हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि अगर उसके कनेक्शन को चेंज किया जाएगा तो डिस्क की रोटेशन की दिशा जो है वो परिवर्तित हो जाएगी, और रोटेशन पीरियड तो कम होगा नहीं, क्योंकि उससे हमें क्या मतलब है, जो जितने आवर्त काल पे घूमेगा वो उतने टाइम से ही घूमेगा, उसका कम समय थोड़ी ना लगेगा, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्युत लाइन ऑन हो तो निम्न में से कौन सा उपकरण प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि विद्युत लाइन ऑन हो तो निम्न में से कौन सा उपकरण प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया हुआ है, कौन सा उपकरण प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है वॉट मीटर और पीएफ मीटर, वॉट मीटर एंड पावर फैक्टर मीटर। अगर लाइन ऑन रहेगी तभी तो हम वॉट मीटर में मेजर करेंगे कि कितने वॉट का है, और पावर फैक्टर तभी तो हमें पता चलेगा कि एक्टिव है कि रिएक्टिव है, कौन सा पावर फैक्टर ज्यादा आ रहा है, यूनिटी आ रहा है, लीडिंग लैगिंग। तो ये तो जब सप्लाई ऑन रहेगी और लोड से जुड़ा रहेगा तभी हम पता कर पाएंगे, ठीक है। तो विद्युत लाइन ऑन रहेगा तो हमें इन दोनों का यूज कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है फ्रीक्वेंसी मीटर और टोंग टेस्टर। फ्रीक्वेंसी मीटर एंड टोंग टेस्टर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मीटर भी, जब फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 50 हर्ट्ज तो होनी ही चाहिए, अब 49 तो नहीं हो गई या 51 तो नहीं हो गई, तो ये तो तभी पता चलेगा ना जब सप्लाई ऑन रहेगी। बिना सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0 रहेगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कि दोनों ही ऑन कंडीशन में हम लोग मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फेज क्रम मापी और ऊर्जा मापी। सी क्या दिया हुआ है, फेज सीक्वेंस एंड एनर्जी मीटर, ठीक है। एनर्जी मीटर, तो फेज सीक्वेंस कौन सा, रेड, ब्लू, न्यूट्रल, अर्थ, कौन सा है, ये नापने के लिए किसमें करंट आ रही है, ये हम लोग किसका यूज करते हैं, फेज सीक्वेंस का यूज करते हैं। तो फेज सीक्वेंस मीटर जो होता है उसके लिए तो सप्लाई ऑन होनी ही चाहिए, और एनर्जी मीटर कितना लोड लगा हुआ है, कितना यूनिट ले रहा है, कब फ्लक्चुएट कर रहा है, कब कम और ज्यादा में हो रहा है, ये भी हम लोग किससे मेजर करते हैं, एनर्जी मीटर से। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अब ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, यहाँ पे लिख रहे हैं ओम मीटर और मेगर। क्या हो गया हमारा, ओम मीटर एंड मेगर। तो मेगर में तो हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करते हैं, और ओम मीटर से भी हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। तो ये भी दोनों ऑन होने चाहिए, मतलब कि हम लोग क्या इसमें से सही होगा, इसमें से सही होगा ये वाला, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।